अभी जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं उसमें आपकी प्रतिक्रिया जगह जगह से आ रही है। अभी क्या कहना चाहते हैं, कुछ नया अगर आपके मन मस्तिष्क में है? अब ये आप पूछेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा आपको कि ईडी ने तो ये भी पूछा कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम क्यों करते हैं। मोदी जी जनता को रिझाने के लिए तो क्या नहीं कर देंगे। मेरी सरकार बनाओ मित्रों, एक बार मेरी सरकार बन गई तो 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे। कि आप परसों भ्रष्ट थे, कल आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया, आज आप स्वच्छ हो गए। अरे सर्जिकल स्ट्राइक हमको बताते हैं जी, कांग्रेस वालों को, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। पर ये भी कह रहे थे कि भूपेश जी के पास में एक अलादीन का चिराग है, तो उस अलादीन को चिराग को घस के एक जिन्न क्यों नहीं पैदा कर लेते, जिससे ईडी के अफसर से भी ये बात अब एक कुआं की मेंढक जैसा घर में बैठ कर राजनीति करने से अमित जोगी से जो बोल रहे हैं वो कहीं पे भी सही नहीं है। ये चंद्रयान में जो पहुंचे हैं चंद्रमा में, मोदी जी पैदा होने के बाद नहीं पहुंचे हैं। इसरो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, उनको विधानसभा में मौका मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि सरकार में कोई भ्रष्टाचार के दाग नहीं है, ईडी अगर गलत है तो आप लोग कोर्ट का शरण ले सकते हैं, कोर्ट से उनकी जांच को अवैधानिक करार दे सकते हैं। संवैधानिक एक मंच है, संवैधानिक एक बहुत बड़ा न्याय का एक दरवाजा है, उसको खटखटाते क्यों नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी पहला ही लीड से परेशान है, अगर दूसरा लीड जारी करता है तो अच्छा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी बहुत है। रमन सिंह जी कल देख रहे थे उनका जी कि एक हमारे पूर्व कलेक्टर को घर बैठे टिकट बांट दिए। तो भारतीय जनता पार्टी कोई घर में बैठ के टिकट बांट रहा है, कोई मैदान में बैठ के टिकट बांट रहा है, कोई दिल्ली में बैठ के टिकट बांट रहा है। नहीं, छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप की बात हो रही है। महादेव सट्टा ऐप गलत चीज़ है, मगर महादेव सट्टा ऐप में किसी का नाम जोड़ देना उससे ज़्यादा गलत है। अलादीन का चिराग जो है ना, वो उसका जो जिन्न है वो नवंबर में आएगा बाहर। मेरे साथ में है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा साहब। विनोद वर्मा साहब, क्या अभी जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं उसमें आपकी प्रतिक्रिया जगह जगह से आ रही है। अभी क्या कहना चाहते हैं, कुछ नया अगर आपके मन मस्तिष्क में है? जो कुछ नया होगा वो तो ईडी के पास ही होगा जी, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कुछ नया था नहीं जी। और ईडी ने आके जो कुछ भी मुझसे सवाल पूछे उसके जवाब मैंने दे दिए हैं। जो कागजात उनको देखने थे वो देख चुके हैं, जो सबूत उनको मांगे थे वो सबूत मैंने दे दिए हैं। किन किन विषयों पे बात कर रहे थे जो ईडी के अफसर थे, वो किन किन विषयों पे चाहते थे आप जवाब दें उनको? अब ये आप पूछेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा आपको कि ईडी ने तो ये भी पूछा कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम क्यों करते हैं। अच्छा, तो प्रकारांतर से ये पूछना चाहते थे कि आप भाजपा की तरफ क्यों नहीं आते हैं जी। तो ये जो कैरेक्टर लॉन्ड्रिंग की मशीन है इनके पास, जैसे एक ईडी है जो इकोनॉमिक ऑफेंस देखती है, वैसे एक कैरेक्टर लॉन्ड्री है। तो कैरेक्टर लॉन्ड्रिंग की जो उनकी वो है, उसमें क्या करते हैं ये कि आप परसों भ्रष्ट थे, कल आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया, आज आप स्वच्छ हो गए। तो ये इन्होंने ये सवाल पूछा, इन्होंने ये पूछा कि मुख्यमंत्री जी के साथ आप क्या करते हैं। अच्छा। तो अजीबोगरीब सवाल पूछे इन्होंने। दीपक ये भी कह रहे थे कि भूपेश जी के पास में एक अलादीन का चिराग है, तो उस अलादीन को चिराग को घस के एक जिन्न क्यों नहीं पैदा कर लेते, जिससे ईडी के अफसर से भी ये बात दरअसल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि मैं चांपा जांजगीर में एक सभा थी, वहाँ खड़गे जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि भूपेश जी के पास कोई अलादीन का चिराग है जिसको रगड़ के जो कोई मांगे वो दे देते हैं, है ना। और जिन्न जो है वो बाहर अलादीन का चिराग जो है ना, वो उसका जो जिन्न है वो नवंबर में आएगा बाहर और दिसंबर में उसका परिणाम मिलेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। विनोद वर्मा साहब से साफ तौर पर कहना है कि जो ईडी के छापे पड़े हैं उससे, जैसा कि इनके बातों में झलक रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा कह रहे हैं। और ईडी का इस्तेमाल एक तरह से जो बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के सत्ताधारी तंत्र है वो कर रही है, ये आरोप है। हालांकि इन विषयों पे बहुत सारी चर्चा परिचर्चा बाज़ारों में भी चल रही है, लोग कह रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है। इन विषयों का निष्कर्ष जो है आगे अगर ईडी को डिस्क्लोजर देती है, हालांकि कई सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसके बाद आगे बात करने के लिए बहुत सारे संशय वाले स्थितियाँ हैं, लेकिन ईडी अगर कोई आगे डिस्क्लोजर देती है, इन विषयों पर आगे कुछ हो पाता है, क्या कुछ होता है आपको ज़रूर पहुंचाएंगे सारी जानकारियां। ये बातचीत आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, बातचीत को आगे बढ़ाइएगा। बहुत बड़े व्यक्ति हैं विनोद वर्मा जी, भूपेश बघेल जी के राजनीतिक सलाहकार हैं, मतलब जो राजनीतिक विषयों पे जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जो भी उनकी गतिविधियां रहती हैं या जो भी योजनाएं कार्य योजनाएं बनती हैं, उन विषयों पे सबसे बड़ा जो निर्णय रहता है वो बिहाइंड द सीन
विनोद वर्मा साहब का रहता है, तो इन पे छापे की कार्रवाई हुई, ये भी एक बड़ी खबर है। और इनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं इनको भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जो आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रभावशाली शख्सियत के तौर पे सुरेंद्र शर्मा जी को कृषक कल्याण बोर्ड के वे अध्यक्ष हैं, और जब इनका भाषण चल रहा था तो वे उस वक्त मोदी जी की मिमिक्री कर रहे थे। आप मोदी जी किस तरह से बोलते हैं, जनता को रिझाने के लिए किस तरह से आवाज़ लगाते हैं, क्या कहते हैं? मोदी जी जनता को रिझाने के लिए तो क्या नहीं कर देंगे। मेरी सरकार बनाओ मित्रों, एक बार मेरी सरकार बन गई तो 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ऐसा सब जो बाग दिखाया, पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाया। आपको क्यों ऐसा लगता है कि क्यों अच्छे दिन नहीं आए? जैसे विदेशों तक में मोदी जी का नाम एक बार लोग ले रहे हैं। मेरे 65 रुपये का पेट्रोल महंगा था, 100 रुपये का पेट्रोल सस्ता है क्या? विदेश से हमको क्या लेना देना है? जनसंख्या आबादी भी तो बढ़ गई उस समय, करीब जनसंख्या, अरे 70-80 करोड़। आबादी बढ़ गई, उसके क्या मतलब? फिर क्यों कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ते तो देश की इज्जत गिरती है, जी रुपया का कीमत गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है? कौन बोला था? जी महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि जनता से कौन पूछा था? क्यों पूछा आपने? जब आपको विदेश में ही नाम कमाना था जी तो खाली विदेश में नाम कमा लेते। जी यहाँ के लोगों को क्यों बोला? जी एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा बोले थे। आज लद्दाख में क्या हो रहा है, डोकलाम में क्या हो रहा है? तो दरअसल में मोदी जी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक को किस रूप में अरे लेते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक हमको बताते हैं जी, कांग्रेस वालों को, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। या 90,000 लोगों को, 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया। जी उस कांग्रेस पार्टी को एक सर्जिकल स्ट्राइक करके वो बताते हैं कि बहुत बड़े बहादुर हैं। जी तो सोचने की बात है। जी हाँ? अच्छा, ये आप जैसे विकासशील देश में अगर भारत को देखा जा रहा है, विकसित बनने के लिए क्या हो सकता है? आप लोगों की जो स्ट्रेटेजी है, या आप लोग जो कांग्रेस की विचारधारा है, वो किस रूप में देखती है? नहीं, कांग्रेस की विचारधारा ये है कि पूरे देश के सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों को सुरक्षा मिले, सभी को समान अवसर मिले, सभी को शिक्षा मिले, सभी को चिकित्सा मिले। ये चंद्रयान में जो पहुँचे हैं चंद्रमा में, मोदी जी पैदा होने के बाद नहीं पहुँचे हैं। इसरो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। IIT, IIM, तमाम चीज़ों की जो संगठन है वो बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। कोई बच्चे की जब शादी होती है उसी समय पैदा नहीं होता हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए शर्मा जी, जैसे कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि सरकार में कोई भ्रष्टाचार के दाग नहीं है, ईडी अगर गलत है तो आप लोग कोर्ट का शरण ले सकते हैं, कोर्ट से उनकी जांच को अवैधानिक करार दे सकते हैं। संवैधानिक एक मंच है, संवैधानिक एक बहुत बड़ा न्याय का एक दरवाज़ा है, उसको खटखटाते क्यों नहीं है? खटखटा रहे हैं ना। आप सुप्रीम, अभी हाई कोर्ट ने शराब के मामले में जांच में रोक लगाई, आपको नहीं मालूम क्या? जी आगे भी लगाएगी जी भाई। हमारे देश में कानून की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था, यही तो हम कह रहे हैं जी कि जब आप हमारे घर आए हो, हमारे घर कुछ नहीं पकड़ पाए हो तो बताते क्यों नहीं? मतलब जिसके कितने लोगों के यहाँ के 2% है कन्विक्शन रेट ईडी का, तो आप जबरदस्ती लोगों को बदनाम करने के लिए लोगों को घर में घुस रहे हैं, इसका कोई मतलब थोड़ी होता है। अच्छा, जो लोग पकड़ाए जाते हैं, जो लोग पॉलिटिकल सिनेरियो को, मतलब कांग्रेस के पॉलिटिकल सिनेरियो को टच नहीं करता, उसके लिए आप लोग ईडी की जांच को सही कहते हैं? मतलब जैसे केजरीवाल जी के कुछ लोगों पे जांच होती है तो वहाँ कहते हैं कि सही हो रहा होगा, अगर भ्रष्टाचार किए हैं तो ठीक हो रहा होगा। महादेव सट्टा ऐप पे ऐसे हो रहा होगा तो मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में जानता हूँ। नहीं, छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप की बात हो रही है। नहीं, महादेव सट्टा ऐप गलत चीज़ है, मगर महादेव सट्टा ऐप में किसी का नाम जोड़ देना उससे ज़्यादा गलत है जी। सट्टा तो गलत चीज़ है, जी मगर सट्टा में किसी भी आदमी का नाम जोड़ देना बिना प्रूफ के उससे ज़्यादा गलत है। जी। अच्छा, अंतिम सवाल है, आप जैसे कि जो भी तैयारियां चल रही हैं, जैसे आपने संकल्प दिलाया है आज, तो क्या लगता है इतने सारे नाम अभी हर विधानसभा में बहुत सारे दावेदार हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक मलाल तो रहता है, अगर संकल्प कितना भी करा दें, लेकिन अगर किसी की टिकट कटती है तो एक मलाल रहता है, और वो विरोध में अंदरूनी तौर पर करेगा, हो सकता है खुल के ना करे, हो सकता है खुल के सामने झंडा उठाए, अंदरूनी तौर पर एक मलाल रखते हुए विरोध करे, तो इन स्थितियों को कैसे निपटेंगे? देखिए, सबको मालूम है सरकार फिर से कांग्रेस की आ रही है, कुछ लोगों को टिकट मिलेगी, जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनको संगठन में मौका मिलेगा, जिनको संगठन में मौका नहीं मिलेगा निगम मंडल में मौका मिलेगा। हर व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी में काम की कमी नहीं है, आदमी को उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता के अनुसार अवसर अवश्य मिलेंगे। इस बात को कांग्रेस कार्यकर्ता अच्छी तरह एक अंतिम सवाल इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, क्राइटेरिया क्या होगा? जैसे कि युवा को मिलेगा या ऊर्जावान को मिलेगा, जिसका जनाधार हो उसे मिलेगा, महिलाओं को प्राथमिकता, तो मतलब उसका जो चूजिंग का क्राइटेरिया सबके लिए, जैसे मान लीजिए किसी जगह वरिष्ठ लोगों की ज़रूरत है, वहाँ वरिष्ठ लोगों को अवसर मिलेगा।
अब युवा आयोग में तो आप बुजुर्ग लोगों को नहीं रख सकते ना, जी है ना, जी। तो वहाँ युवा लोगों को मौका मिलेगा। जी महिला आयोग में महिला को मौका मिलेगा, कृषक आयोग में किसान को मौका मिलेगा। तो जिस तरह के लोग होंगे, जैसी उनकी क्षमता होगी, जैसी उनकी जरूरत राहुल होगी। गांधी जी को युवा मानते हैं आप? बिल्कुल युवा है। युवा की परिभाषा बताऊं आपको, जी जो अतीत में जीता है वो बुढ़ा है, जी जो भविष्य में जीता है वो बच्चा है, जी किशोर है, जी जो वर्तमान में जीता है वो युवा है। जी तो हमारे राहुल गांधी वर्तमान में जीते हैं, हम भी वर्तमान में जीते जी। हैं, और जो 100% जीता है वो बच्चा है। ये सुरेंद्र शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात कर और समय देने के लिए। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और इस तरह से इन्होंने बताया कि आगे कांग्रेस किन स्ट्रेटेजी में काम करेगी। साफ तौर पर इनके विचारधाराओं को आप सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और साफ तौर पर ईडी पे इन्होंने भी हमला बोला है। कांग्रेस की सरकार इस बार आ रही है, ये भी कहा है। जो प्रत्याशियों का चयन होगा वो एक बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्केल पे उसको पूरा मेजर किया जाएगा। उसके बाद जिन जिन विधानसभाओं में लोग लायक होंगे वहाँ से टिकटें आवंटित की जाएंगी, जिसमें और जो विरोधाभास होगा उसके लिए अंदर जो ये हॉल है, उस हॉल में एक संकल्प दिला गया है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, किसी और व्यक्ति को टिकट दी जाती है, तो ऐसा नहीं कि आप विरोधी स्वर में आ जाएं। आप पार्टी के लिए एक झंडा उठाकर, पार्टी के सिपह सलार बनकर उस जो व्यक्ति को टिकट मिल रही है उसका साथ दें। इस तरह का संकल्प अंदर दीपक बैज जी के उपस्थिति में दिलाया गया। साफ तौर पर जो कांग्रेस की विचारधारा है और जो बातें हैं आप तक पहुँच रही हैं, इन विचारों में आपकी कोई राय हो ज़रूर रखिएगा। मेरे कुछ सवाल मुझसे बहुत जल्दीबाजी में इन नेताओं के इंटरव्यूज़ होते हैं, तो मुझसे कुछ सवाल जल्दीबाजी में छूट गए होंगे, मुझे सवाल भी बताइएगा। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। संकल्प शिविर के माध्यम से लगातार हम कार्यकर्ताओं तक पहुँचे और सरकार की योजनाओं को लेकर हमारी कार्यकर्ता जनता तक जाएंगे, ताकि 2023 में आने वाला विधानसभा चुनाव हम 75+ सीट जीतना है। इसलिए हम लगातार कार्यकर्ताओं को विचार और कार्यकर्ताओं को। अमित जोगी का कहना है आदिवासियों के मामले में कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही आदिवासियों को ठगा है, क्या कहना चाहेंगे? अमित जोगी को तो बस्तर चलना चाहिए, बस्तर देखना चाहिए, बस्तर में डेनेक्स फैक्ट्री देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की अस्पताल देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की स्कूल देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की सड़कें देखना चाहिए, बस्तर की इमली प्रोसेसिंग प्लांट देखना चाहिए, वहाँ की युवाओं को कैसे रोज़गार मिला, माता बहनों को कैसे रोज़गार मिला, ये अमित जोगी को देखना चाहिए। अब एक कुआं की मेंढक जैसा घर में बैठ कर राजनीति करने से अमित जोगी के जो बोल रहे हैं वो कहीं पे भी सही नहीं है। आदिवासियों के लिए हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है और अभी भी काम कर रही है। 2023 का जो चुनाव है, क्या 2018 के पैटर्न का ही लड़ा जाएगा? जिस तरीके से जो है शिविर आयोजित किया जा रहा है, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये संकल्प शिविर ये कोई नया नहीं है, हमारे पुराने 2018 में जब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल जी तब से शुरुआत हुई थी और इनके माध्यम से हम लोग कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम लोग 2018 जीते थे। आज उसी की तारतम्य में हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर हम कार्यकर्ताओं तक जा रहे हैं और कार्यकर्ता जनता तक जाएंगे। उसी पैटर्न में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पहली सूची कब तक आ जाएगी? पहली सूची सितंबर के पहला सप्ताह में जो हमारे चुनाव क्लियर जीत रहे हैं, जीत सकते हैं, उन प्रत्याशियों की हम सूची जारी कर रहे हैं। बैज जी क्या कहते हैं, ईडी लगातार क्या कहते हैं कांग्रेस के नेताओं को निशाना बना रही है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं, जिसमें ईओडब्ल्यू है, एंटी करप्शन है, वो तमाम एजेंसियां भाजपा के उन नेताओं पे शिकंजा कसने में क्यों विफल हैं? और ऐसी क्या वजह है? 54 करोड़ का प्रियदर्शनी बैंक घोटाला है ना, दुर्ग में क्या कहते हैं बैंक में, सहकारी बैंक में का घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं जिसमें भाजपा नेताओं के नाम है, लेकिन हम उन पे हाथ नहीं डाल पा रहे। सेंट्रल का एजेंसी भारतीय जनता पार्टी ईडी और आईटी के दम से चुनाव लड़ना चाहती है। 15 साल राज करने के बाद भी जनता के पास जाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए, मुख्यमंत्री को भूपेश बघेल जी को बदनाम करने के लिए, हमारे विधायकों को बदनाम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो इसमें सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है हमारी कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस 4.5 साल में बेहतर काम किए हैं और सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। तो ईडी आईटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार को डराने का काम कर रही है। ये लोकतंत्र में इसके लिए कहीं भी स्थान नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, देख रही है। आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। अध्यक्ष जी, झंडे और बैनर उठाने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी, आपने कहा है, तो झंडे दीपक बैज आज आपके सामने है। मैंने कहा अपनी भाषण में भी कि मैं कोई विरासत की राजनीति से यहाँ तक नहीं आया हूँ। छात्र राजनीति से लेकर ब्लॉक NSY यूथ कांग्रेस
ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर 2 बार विधायक सांसद के रूप में आज प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने मुझे बनाया। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, उनको विधानसभा में मौका मिलेगा। देखिए, दुर्ग संभाग राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, किस तरह की स्ट्रेटजी होगा? दुर्ग संभाग राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ पे सीटें भी हमारे पास ज़्यादा है और हम चाह रहे हैं कि दुर्ग संभाग में फिर से हम कांग्रेस की ज़्यादा सीट जीत कर आए। इसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी अपने स्तर से प्लानिंग कर रहे हैं। तो लगातार रणनीति बनाकर हम चाह रहे हैं कि संभाग में फिर से ज़्यादा कांग्रेस की लहर के बाद भी वैशाली नगर विधानसभा सीट नहीं जीत पाए थे, उसका भिलाई नगर कुछ कमियां रही होगी जी। किसी सीट अगर कोई नहीं जीत पाए, कुछ कमियां रही होगी, उन कमियों को दूर करेंगे। इसलिए संकल्प शिविर आयोजित कर रहे हैं कि संकल्प शिविर के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि जो सीट हम नहीं जीत पाए उस सीट को। दुर्ग जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीट कही जाती है वैशाली नगर विधानसभा, जिसको कांग्रेस आज तक भेद नहीं पाई। क्या इस बार वो कांग्रेस की सीट अपन जीत पाएंगे और क्या रणनीति भेद तो पाए? बाई इलेक्शन भी हम लोगों ने जीते थे जी, लेकिन हाँ ये है कि 2 बार से हम नहीं जीत पाए जी, वही लेकिन कार्यकर्ताओं ने भरोसा दिलाया है जी कि आने वाला 2023 में वैशाली नगर भी अच्छा अध्यक्ष जी, अब तक आप लोग के सर्वे में क्या कुछ आया है? जितने सिटिंग विधायक है उनमें से कितने का परफॉर्मेंस है? और देखिए, सर्वे तो लगातार 5 साल से चलती आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार सर्वे करा रहे हैं और विधायकों को लगातार उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। कोई कमियां है दूर करने के लिए बोल रहे हैं। क्या माना जाए, सबको टिकट मिलेगा या फिर बदलेगा? अब देखिए, अभी तो 1 महीना बाकी है, सितंबर महीने भर बाकी है हमारे पास। अब किसको टिकट मिलेगा, किसको क्या होगा, अभी कहना उचित है। लेकिन यह है कि पार्टी विनिंग कैंडिडेट को टिकट देगी, क्योंकि हमें छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना है। इसलिए जो चुनाव जीत सकते। भाजपा इस बार दूसरा लिस्ट इस हफ्ते जारी करने वाली कैंडिडेट का कैसे? भारतीय जनता पार्टी पहला लिस्ट से ही परेशान है। 21 जो नाम जारी किए हैं उसमें लगातार विरोध हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सितंबर महीने लास्ट तक वो 21 नाम फिर बदल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पहला ही लिस्ट से परेशान है। अगर दूसरा लिस्ट जारी करता है तो अच्छा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी बहुत है। रमन सिंह जी कल देख रहे थे उनका जी कि एक हमारे पूर्व कलेक्टर को घर बैठे टिकट बांट दिए। तो भारतीय जनता पार्टी कोई घर में बैठ के टिकट बांट रहा है, कोई मैदान में बैठ के टिकट बांट रहा है, कोई दिल्ली में बैठ के टिकट बांट रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आपसी कला में ही परेशान है। तो इससे हम लोग को फायदा होगा और हम लोग वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है, तो हम कोई डर भी नहीं है। कांग्रेस कब तक पहली लिस्ट जारी करेगी? 1 सितंबर में। सितंबर 1 सप्ताह में साहब ने कहा है कि हमारे अपनी सरकार में आ गया, हम नक्सलवाद को सफाया कर देंगे। क्या आप लोगों के घोषणा पत्र में ये चीज़? 15 साल नहीं थी कि उनकी सरकार में। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अभी अमित शाह नहीं है मेरे सामने में, आपसे ये सवाल है कि नक्सलवाद क्या आप चाहते हैं कि आपके कार्यकाल? देखिए, बस्तर, छत्तीसगढ़ में बस्तर ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ उनका एरिया है और बस्तर अभी शांति की ओर लौट चुका है। 15 साल में तो आपके राजधानी रायपुर तक पहुंच गए थे, वो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। अब इनको चुनाव जीतना है तो अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बस्तर अभी शांति की ओर लौट चुका है हमारी सरकार आने के बाद, और बस्तर अभी सुख और शांति, अमन की चैन अभी जी रहा है। तो हम लोग पास कोई भी इस तरह की भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है, तो मैं समझता हूँ इसमें छत्तीसगढ़ जनता समझती है। ठीक ठीक। आपकी जेब से निकल रहा है, दाल का भाव कितने हैं? दाल 200 रुपया है, सरसों का तेल का भाव कितने हैं? 200 रुपया। 15 रुपये में ब्रेड का पैकेट आता था, 15 रुपये में। 9 साल बाद 35 रुपये में मिलता है। तो न दाल सस्ती रही, न तेल सस्ता रहा, न गैस सस्ती रही। और वो जो महिला गैस सिलेंडर गले में टांग के घूमती थी, क्या नाम था उसका? तो ईरानी की स्मृति गायब हो गई। अब कोई याद नहीं उनको गैस सिलेंडर। अभी किसी ने पूछ दिया उनसे इंटरव्यू करते हुए, वो एक तिहाड़ी पत्रकार है ना, तिहाड़ी पत्रकार जानते हैं ना, टीवी में कुछ लोग देखते होंगे। तिहाड़ी पत्रकार ने पूछा कि टमाटर 200 रुपए किलो बोला, क्या चर्चा हुई? तो बोली तुम ये देते हो याद है? तो ये लोग जो हैं मालगाड़ी धड़ाम कर गुजरेगी, यात्री ट्रेन नहीं गुजरेगी, यात्री ट्रेन रुक जाएगी, रद्द हो जाएगी, कई दिन तक गायब हो जाएगी। महंगाई
बेरोजगारी हर साल 2 करोड़ रोजगार देना था, 23 करोड़ रोजगार चल रहे हैं, पकौड़े चलना सिखा रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो अभी कुछ विनय सिंह ने बताई, बहुत सारी बातें अभी सुरेंद्र शर्मा जी आपको बताएंगे कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियां कौन सी है, कैसे है, ये सब लोग लेके बूथ तक आपको जाना है। बिजली बिल आधा हो गया, और बिजली बिल लेके बूथ तक आप जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बिजली बिल आधा हुआ तो फायदा क्या हुआ। तो बिजली बिल इस बार हिंदी में आने लगा, इस बार से तो उस पर लिखा हुआ है कि कितनी छूट आपको मिली अब तक। तो ये सारी उपलब्धियां और इनकी कमजोरियां, नाकामियां भारतीय जनता पार्टी की, ये सब लेके हमको बूथ तक जाना है। और बूथ तक आप कब जाएंगे, कैसे जा पाएंगे? ऐसे पर्चे लेके जाइए जिसमें नाकामी लिखी रहे, आपको याद भी रहे कि क्या बताना है। अडानी के बारे में क्या बताना है, अंबानी के बारे में क्या बताया है, अडानी के बारे में क्या बताना है। राहुल जी ने संसद में पूछा था कि 20,000 करोड़ उनके खाते में कहां से आ गए। ना खाऊंगा खाने दूंगा बोलने वाला जो व्यक्ति है, वो ये बता नहीं रहा है कि 20,000 करोड़ अडानी के खाते में कहां से आ गए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला व्यक्ति जो है, वो रमन सिंह के पनामा पेपर की जांच नहीं करवा रहा है। पनामा एक देश का नाम है जहां काला धन जमा होता है, उसकी जांच नहीं करवा रहा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला जो है, वो मेरे घर ही भेज रहा है। वो भूपेश बघेल जी पर आरोप लगा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार हो गया, ये भ्रष्टाचार हो गया। शराब की जो नीति है बनाई थी भाजपा सरकार ने। जब भाजपा सरकार जब थी तो 3,900 करोड़ रुपए का राजस्व आता था शराब से, अब 6,500 करोड़ आता है उसी नीति से। पर बोल रहे हैं कि आपने घोटाला कर दिया, कमाई बढ़ गई पर घोटाला बढ़ गया। तो ये सारी चीजें लेके आप ऊपर जाएंगे, अपने मतदाता को बताएंगे, तब मतदाता आपके पास वोट देने के लिए आएगा। आप ये मान के मत चलिए कि भूपेश जी हैं तो भरोसा है, भूपेश जी पर भरोसा तो है। ऐसा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को आज तक नहीं मिला था, आगे भी मिलने वाला है। पर आपको मतदाता के पास जाना ही पड़ेगा, उससे अनुरोध करना ही पड़ेगा कि वो बूथ से निकले। अभी राजेश भाई आपको बूथ के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे। रमन सिंह सरकार को याद रखिएगा, हर दिन 4 किसानों की आत्महत्या याद रखिएगा, आदिवासियों की हत्या याद रखिएगा, महिलाओं की प्रताड़ना याद रखिएगा, और 35 किलो चावल जो भूपेश सरकार दे रही है वो याद रखिएगा। तब याद रखिएगा कि कैसे राशन कार्ड काटे थे, राशन कार्ड काटे थे, कितनी काटे थे। सबको मिलेगा, गरीबी रेखा से नीचे वालों को भी मिलेगा, उनके ऊपर वालों को भी मिलेगा। तो 35 किलो चावल, बिजली बिल आधा, ये सब लेके आपको बूथ तक जाना है। और याद रखिएगा कि चिट फंड का पैसा भी हमारी सरकार ने लौटाया है। ये सब लेके अगर आप बूथ पर जाएंगे, याद रहेगा। तो एक नारे के साथ मैं अपनी बात करता हूँ, खत्म करता हूँ। भूपेश है तो, भूपेश है तो, इधर पीछे भरोसा कम दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा भरोसा बढ़ाइए। भूपेश है तो, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश है तो, यहाँ पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के समाप्ति की ओर जाएंगे। हम लोग सब लोग इतनी देर से उनको सुनने के लिए आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दीपक बैठ नहीं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा भिलाई की इस पावन धरती पर आए हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम उनको बुलाना चाहते हैं। मैं एक अकेला देवेंद्र
पहुंचाने का काम करते हैं। और मैं हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ये भरोसा दिलाता हूँ, जो आपका मार्गदर्शन रहेगा, जो कांग्रेस पार्टी का मार्गदर्शन रहेगा, जो आपके निर्देश रहेंगे, उसको यहाँ पर बैठा एक आपका सिपाही पूरी जिम्मेदारी से फॉलो करेगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से फॉलो करेगा। और ये ऐसे ऊर्जावान आपके कार्यकर्ता है, ये ऐसे ऊर्जावान कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं जो कभी डरते नहीं, कभी थकते नहीं, और जन सेवा में, लोक सेवा में, भिलाई के हित में निरंतर बढ़ते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपके और कांग्रेस पार्टी के सभी के आशीर्वाद से, भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से ये भिलाई विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ 35 वार्ड में से 23 वार्ड के पार्षद कांग्रेस के जीते। और जो हम वो चुनाव पीछे है उसमें भी हम देखेंगे तो 4 वार्ड ऐसे हैं जिसमें 50 वोट से कम की संख्या से हम लोग चुनाव हारे। तो ऐसा इसलिए बताना चाहता हूँ ये लोग इतने मजबूत हैं, ये लोग इतनी क्षमतावान हैं। और आप देखते होंगे भिलाई में या भारत के किसी भी कोने में, छत्तीसगढ़ में अगर मैं कहीं निकल कर काम कर पाता हूँ तो उसके पीछे अगर कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, तो ये सामने बैठी ऊर्जा है और ये सामने बैठी शक्ति है। ये लोग मुझे कहते हैं कि देवेंद्र जाओ तुम कांग्रेस पार्टी की अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, भारत जोड़ो यात्रा में जाओ, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जाओ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करो। यहाँ की जिम्मेदारी, यहाँ एक जन की जिम्मेदारी कार्यकर्ता उठाते हैं। ऐसे शक्तिशाली कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे काम करने का मौका मिलता है। जिसको मैं कहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा कि इनके जोश आपको भी रहे, ये सुनना चाहते हैं आपको, ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? एक बार जोर से बोलो दीपक पे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करे और इसके बाद हम लोग हमारे आदरणीय शर्मा जी को और इसके बाद हमारे माननीय अतिथि जी को सुनेंगे। आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए और हाथ सामने रखेंगे। संकल्प लेना है अभी। तैयार है सब लोग? मैं संकल्प लेता हूं कि देश की सांप्रदायिक जातिवाद ताकतों को हराने एवं सामाजिक समरसता व भाईचारा बनाए रखने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मैं छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान, संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के लिए कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप पार्टी का काम करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि कांग्रेस की ओर से जिस व्यक्ति को भी उम्मीदवार बनाया जाएगा उसे ही विजयी बनाने के लिए निष्ठापूर्वक काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भिलाई शहर के विधानसभा के संकल्प शिविर में उपस्थित हमारे बीच में माननीय राजेश तिवारी जी,
सचिव AICC और माननीय मुख्यमंत्री सलाहकार छत्तीसगढ़ शासन माननीय विनोद वर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री राजनीतिक सलाहकार छत्तीसगढ़ शासन माननीय देवेंद्र यादव जी, विधायक भिलाई मुकेश चंद्रगढ़ जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नीरज पाल जी, महापौर सुरेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष से कल्याण बोर्ड और प्रतिभा चंद्रगढ़ जी, रायपुर के प्रभारी विनय सिंह जी, सदस्य PCC, धर्मेंद्र यादव जी, सदस्य PCC और सभी हमारे नेता मोदी जी और हमारे राजेंद्र साहू जी और तमाम हमारे इस विधानसभा के वरिष्ठ नेतागण और महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSCI, सेवा दल, किसान कांग्रेस और सभी हमारे कांग्रेस के डिपार्टमेंटल के सभी प्रमुख और हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, बूथ, जोन, सेक्टर और तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्षद, महापौर और पूरे उनके टीम, पूरे पार्षद साथीगण, आज इस संकल्प शिविर के अवसर पर आज आप लोग के बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला। लगातार पिछले 11 तारीख से प्रदेश भर में संकल्प शिविर का आयोजित हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हम लोग लगातार संकल्प शिविर में उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं से हम लोग फेस टू फेस चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज स्वास्थ्य प्रशासन ठीक नहीं होने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नहीं आ पाए, लेकिन हमारी पूरी टीम, कांग्रेस की टीम आज आप लोगों के बीच में आकर आज इस बार हमारे संकल्प शिविर का आयोजन में शामिल हुए हैं। आदरणीय साथियों, आज इस संकल्प शिविर के माध्यम से हम लोग आज आपके भिलाई नगर के इस विधानसभा में उपस्थित है, जो पिछले आप लोगों ने बड़ी संघर्ष, बड़ी मेहनत कर इस विधानसभा को आप लोगों ने कांग्रेस में झूले में डालने का काम किया। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। गरवैया छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के बाद और आज छत्तीसगढ़ सरकार जो वादा की उससे ज्यादा काम किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। ये छत्तीसगढ़ की जनता को पता है साथियों, इसलिए आज हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रहा है, निश्चित रूप से बेहतर काम हो रहा है। आज अगर हम गांव गरीब और शहर की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक, इधर मोहल्ला कानपुर से लेकर सरायपाली रायगढ़ तक विकास के नाम पर बहुत से काम हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत से काम हुए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से काम हुए। जो इस 4.5 साल के हमारे पौने 5 साल की सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई जो सीधा गरीब के खाते में पैसा जाने का काम किया और वो पैसा जब आप उनके लोगों को डराने का काम कर रहे, डराने से नेताओं को डराने का काम कर रहे, लेकिन उनको पता है छत्तीसगढ़ स्वाभिमानी है, छत्तीसगढ़ किसान का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है। वो किसी से लड़ता नहीं है, किसी से झगड़ता नहीं है, न किसी से भीख मांग सकता। अगर उनके हाथ में अगर कोई बात है तो लड़ने से भी नहीं चूक सकता। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। साथियों, विनोद वर्मा जी बैठे, इनको सवेरे सवेरे छापा पड़ाएंगे करके पूछ लीजिए विनोद वर्मा जी बैठे कितना मिला उनके घर में, 1 रुपये भी नहीं मिला उनको घर में, लेकिन उनको परेशान कर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री का जन्मदिन जब जब छत्तीसगढ़ में बड़ा बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ उस दिन हम लोग छत्तीसगढ़ को कराने का काम इन्होंने किया है। विनोद वर्मा जी के घर में सवेरे छापा पड़ा और मुख्यमंत्री कई करीबी उनके नजदीक लोगों ने जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए अब दीदा ले करके मेहनत कर रहे, काम कर रहे, उनको डराने का काम किया। जिन दिन मुख्यमंत्री का जन्मदिन होता है उस दिन इनके घरों में ईडी बैठकर छापा मारने का काम करके सवेरे से लेकर शाम तक, लेकिन कोई भी व्यक्ति डरा नहीं। विनोद वर्मा जी आपके सामने बैठे खड़े हैं, अगर डरते
मंच में ले आते, इसलिए आदरणीय साथियों डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पूरे किसान है, यहाँ की युवा है, माता बहन है, यहाँ के हर वर्ग के लोग हैं। डरने की जरूरत है, जिसको जो काम करना है करने दो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार अपना काम करेगी। उनको भूपेश बघेल की चिंता है, उनके चंडीगढ़ सरकार को डराने की चिंता है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता है, वहां के आदिवासियों की चिंता है, यहाँ के गरीब की चिंता है, उनको चावल की चिंता है, उनको पैसे देने की चिंता है कि हमारी सरकार बनी है तो गांव और गरीब लोगों को कैसा फायदा पहुंचाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चिंता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है आदरणीय साथियों। चाहे कितनी हमारी सरकार को आइंस्टीन करने का प्रयास कर लो, कितनी हमारी सरकार को डराने का प्रयास कर लो, कितनी हमारी सरकार को दबाने का प्रयास कर लो, ना भूपेश बघेल दबेगा, ना यहाँ के कार्यकर्ता दबेगा, ना छत्तीसगढ़ का जनता दबेगी। इसलिए आदरणीय साथियों तुमको पता है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।